आज ही क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने प्रैक्टिस सेट 27 को। जैसा कि आप सभी को पता है, हम HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी साहित्य विषय से क्या है प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने आपकी काव्य शास्त्री का एक करा दी है। जो दूसरी इकाई हमारी चल रही है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें हमने आपको हिंदी साहित्य का जो विभाजन है, काल विभाजन, उस विषय में प्रश्न कराए। इसके साथ ही क्या है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के संबंध में प्रश्न कराए। साथ ही में आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, ठीक है, के संबंध में क्या है आपको प्रश्न करा दिए गए हैं। अब जो हमारी क्लासेस चल रही हैं या फिर कह लें जो हमारा सेट चल रहा है वो किस संबंध में है? आधुनिक काल, आधुनिक काल, ठीक। तो इसमें देखिए हमने आपको भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, द्विवेदी युग के संबंध में जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, महत्वपूर्ण कथन थे या फिर कह लें जो कृतियाँ थीं, उस संबंध में क्या है हमने आपको यहाँ प्रश्न करा दिए। अब जो हमारी क्लास चल रही है वो किस संबंध में चल रही है? आपके छायावाद पर, ठीक है। तो छायावाद पर क्या है, हमारी एक क्लास हो चुकी है और उससे पिछली जो क्लास हुई थी उसमें हमने 3-4 क्वेश्चन कराए थे। जब द्विवेदी युग हमारा समापन पे था तब क्या है उसमें हमने 3-4 क्वेश्चन छायावाद के रखे थे, ठीक है। तो आज की भी क्लास है क्या है हमारी छायावाद पर ही आधारित होगी। तो छायावाद में जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनके कथन और उनकी रचनाएं, ठीक है, और क्या विशेषीकरण रहा उन कवियों के मध्य, तो ये सारी चीज़ें क्या है आज के सेट में देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को, चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न आ रहा है कि छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किसे कहा गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा मैंने आपको कल कहा था कि इसमें कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो उनको आगे कवर करेंगे, फिर आगे और बढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसा कि ये प्रश्न यहाँ पर छूट गया था, है ना, तो ये महत्वपूर्ण है कि छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किसे कहा गया है। अब यहाँ पर देखिए रचनाएं दी गई हैं, ये सारी किस काल की हैं या फिर कह लें किस युग की हैं? छायावाद की रचनाएं हैं। लहर किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। लहर और झरना जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। और जो आपकी अनामिका है वो किसकी है? निराला। आपको रचनाएं भी याद होनी चाहिए। वीणा किसकी है? पंत की, ठीक है। और लहर झरना किसकी बताई मैंने आपको? प्रसाद की। अब इसमें से आपको बताना है कि ऐसी कौन सी कृति है जिसे छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा गया। तो ऑप्शन है लहर, झरना, अनामिका, वीणा। तो वो कौन सी कृति है आपकी? झरना। कौन सी कृति है? झरना। इसकी जो सन है कितनी है? 1918, याद रखेंगे, ठीक है। इसे छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला के रूप में जाना जाता है, ठीक। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि ओज, विद्रोह और औदात्य के कवि कौन माने जाते हैं? ओज, विद्रोह और औदात्य के कवि कौन माने जाते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, निराला, पंत, प्रसाद, अज्ञा। देखिए जैसा मैंने आपको बताया था कि हर कोई कवि या फिर कह ले हर व्यक्ति क्या है उसकी अलग विचारधारा होती है, वो किसी न किसी मत से प्रभावित होता है, ठीक है। बात करें प्रसाद की तो ये आनंदवाद, क्योंकि मैंने आपको इस संबंध में प्रश्न कराया था, ये आनंदवाद या फिर कह लें समरसतावाद से प्रभावित थे, ठीक। वहीं जो पंथ थे वो अरविंद दर्शन से प्रभावित थे या फिर कह लें अंतश्चेतनावाद से, ठीक है, अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। अगर हम अज्ञ की बात करें तो जो अज्ञ हैं, देखिए इन्होंने क्या है हिंदी साहित्य में नए नए प्रयोग, एक तरह से कह लें जो आपका नए बिंबों का जो प्रादुर्भाव हुआ, जब अज्ञ का जो काल आया तो उन्होंने क्या है ये कहा कि हिंदी साहित्य में आप वही नहीं कि जो शब्द है उसी का ही प्रयोग करें, कुछ नए बिंबों का भी उपयोग कीजिए, ठीक है। ये क्या है आपकी जो क्षमता है उसको विकसित करता है। तो इन्हें क्या है प्रयोगवाद का जनक माना गया, क्योंकि सबसे पहले ये नए शब्द, नए बिंब, नए अर्थों का प्रयोग क्या है किसने किया? अज्ञा ने कहा, इसलिए इन्हें प्रयोगवाद माना, क्योंकि नए प्रयोग किए थे ना इन्होंने, एक तरह से नई खोज करना, ये समझ सकते हैं आप, ठीक। अब जो हमारे निराला बचे हैं, जैसा मैंने आपको बताया, ये अद्वैतवाद से प्रभावित थे, ठीक है, अद्वैतवाद से। दूसरी तरफ क्या है अद्वैतवाद से प्रभावित थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, एक चीज़ आपको याद रखनी है कि निराला की जब आप कृतियाँ देखते हो, ठीक है, वो कैसी कृतियाँ हैं, चाहे आप बह तोड़ती पत्थर देख लीजिए, ठीक है, विधवा देख लीजिए, भिक्षुक देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं क्या है जो निराला की जो पीड़ा है, ठीक है, जो कुंठा है,
समाज में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, ठीक है, और जो निम्न वर्ग है ना, जिसके पास संपत्ति नहीं है, तो ये सारी चीज़ें देखकर इनके मन में क्या है, एक तरह से जो भावना उत्पन्न होती हैं उनको इन्होंने क्या शब्दों का रूप दे दिया और एक क्या है कविता के रूप में पिरो दिया, है ना। तो निराला की जब हम कविताएं पढ़ते हैं, जैसे कुकुरमुत्ता हो गई, तो कुकुरमुत्ता आप देख लीजिए सर्वहारा वर्ग से संबंधित है। सर्वहारा वर्ग से तात्पर्य क्या है, जो पूंजीवादी वर्ग होता है, तो जो कर्मचारी वर्ग या फिर कह लें निम्न वर्ग है ना, तो इनका जो शोषण करता है, काम पूरा लेते हैं, ठीक है, जो शोषण करता है ना तो इन्हें उनके श्रम का उच्चतम मूल्य मिल पाता है, ठीक है, और ना उन्हें वो सुविधाएं मिल पाती हैं। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो इन लोगों को कोई मतलब नहीं होता, मर जाए कोई दिक्कत नहीं है ना, तो ना तो ये कोई बीमा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इन्होंने यहाँ पर जो समाज में प्रचलित है, पूंजीवादी वर्ग किस प्रकार से शोषण करता है समाज का, और वो भी किन लोगों का शोषण, जिसके पास संपत्ति नहीं है, ठीक है, उनका, है ना, जो समाज में क्या है, जिसकी अपनी कोई प्रसिद्धि नहीं है, ठीक है। आप देख लीजिए जितने भी निम्न वर्ग के हैं, क्या कहने के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं, ठीक है, लेकिन आप देखिए क्या वो योजनाएं उनके पास पहुंच पाती हैं, नहीं पहुंच पाती ना, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो किसी ना किसी रूप से पूंजीवादी जो लोग हैं उनसे कनेक्ट होते हैं। तो वो योजनाएं भी देखिए जो फलीभूत हो रही हैं वो उन्हीं लोगों के लिए होती हैं, ठीक। तो निराला ने यहाँ पर क्या है, समाज में जो विकृतियाँ हैं, जो विसंगतियाँ हैं, वो जो असमानता है, ठीक है, जो विषमता है, उससे एक तरह से कह लें विक्षुब्ध होकर या फिर कह लें कुंठित होकर जो रचनाएं लिखी, उनके जो शब्द निकले उनकी भावनाओं से ओतप्रोत होकर, तो वहाँ पर क्या है, उनकी रचनाओं में ओज, विद्रोह, औदात्य देखने को मिलता है कि किस तरीके से। और दूसरी बात देखिए, जब कोई इनकी रचनाओं को पढ़ता है तो सीधे सीधे इन्होंने व्यंग किया है, ठीक है, किस तरह से ये लोग अपना वर्चस्व बनाते हैं, जबकि जो शक्ति स्थापित होती है कहीं ना कहीं क्या सारा कार्यभार कौन करते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, ठीक है। तो इनके कारण ही उत्पादन होता है, ठीक। अब जब उत्पादन अधिक होता है तो उसका ये जो लाभ प्राप्त होता है, लाभ का ये जो कर्मचारी हैं या फिर कह लें जो श्रमिक वर्ग है उन्हें ये कुछ नहीं देते, ठीक है, उसमें भी आनाकानी करते हैं उन्हें श्रमिक मूल्य देने में। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर दूसरी देखिए और भी समस्याएं थी कि जो विधवा इन्होंने कविता लिखी, तो उसमें इन्होंने जो विधवा का जो जीवन होता है, ठीक है, भिक्षुक, तो ये बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखी। तो इसमें देखिए इनके ओज, विद्रोह, समाज में जो विकृतियां हैं, किस तरीके से असमानता देखने को मिलती है कि अगर कोई सत्ता शक्ति में है तो अगर उसने अपराध भी किया तो वो बच जाता है, ठीक है, और कैसे एक निम्न वर्ग को या फिर कह ले एक मासूम को फंसा दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है इनकी रचनाओं में देखने को मिलती हैं। कहीं ना कहीं ये क्या है, मार्क्सवाद से प्रभावित थे। देखिए मार्क्सवाद क्या है, कुछ लोग कहते हैं ये लोग क्रांतिकारी होते थे, लेकिन देखिए सीधी सीधी बात है, मार्क्सवाद से अगर एक हम अर्थ निकालें कि तर्क वितर्क, जो व्यक्ति तर्क वितर्क में विश्वास रखता है, ठीक है, जो हर चीज़ को क्या है लॉजिक से देखता है, ठीक है, विज्ञान से देखता है, ना कि किसी धार्मिक परंपरा से देखता है। देखिए जैसे मैंने आपको कल क्लास में जब कथन कराए थे, मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि परंपराएं, प्रथाएं मनुष्य की ज़रूरत के हिसाब से बनती हैं, ठीक है, जिस तरीके से परिवर्तन आता है परंपराएं भी बदल जाती हैं। अगर वही वो रूढ़िवादी परंपराएं लेके चलेंगे तो आप कभी विकसित हो ही नहीं सकते, आपकी सोच कभी विकसित नहीं हो सकती, ठीक। तो ये सारी चीज़ें किसकी रचनाओं में देखने को मिलती है, निराला की रचनाओं में, ठीक है। और देखिए प्रसिद्धि ने कुकुरमुत्ता की, हालांकि इनकी और भी कृतियाँ हैं, बहुत अच्छी कृतियाँ हैं, लेकिन कुकुरमुत्ता में जो उन्होंने विद्रोह किया है ना, जो सीधे सीधे कटाक्ष किया है, जो व्यंग किया है, वो अपने आप में परिपूर्ण है, ठीक है, एक जो पूंजीवादी लोग हैं उनको आईना दिखाने के लिए, ठीक। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया कि ओज, विद्रोह और औदात्य के कवि कौन माने जाते हैं, निराला माने जाते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि निराला ने किसे जातीय छंद कहा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए प्रश्न आपको ऐसे ही रखे जा रहे हैं जो किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं या फिर वो प्रश्न रखे गए हैं जिनकी संभावना परीक्षा में आने की है, ठीक है। आप देख लीजिए कि आपको प्रश्न एक ही प्रश्न में हम आपको क्या है 3-4 चीज़ें एक्स्ट्रा बता ही देते हैं। कहने के लिए 15 क्वेश्चन की क्लास है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन होते हैं आपके 50+ जाते हैं, ठीक है, अगर हम एक एक चीज़ को लेकर चलें तो, ठीक। तो निराला ने किसे जातीय छंद कहा है। सबसे पहले देखिए निराला
किसके, एक तरह से कहे किसके पक्ष में थे। इन्होंने देखिए क्या बोला कि कविता को अगर बंधनों में बांधोगे तो वो कविता है ही नहीं, ठीक है। इसीलिए जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था कि मनुष्य की मुक्ति की तरह क्या है, कविता की भी मुक्ति होनी चाहिए, कविता की मुक्ति होनी चाहिए, ठीक है। ये लाइन किसने बोली, निराला ने बोली, ठीक है। और इन्हें हिंदी साहित्य में मुक्त छंद का प्रवर्तक भी माना जाता है, मुक्त छंद का प्रवर्तक, ठीक। तो इन्होंने कोई बंधन स्वीकार नहीं किए हैं। अब इन्होंने ये सीधे माना है कि जो हमारे मन में शब्द आ रहे हैं तो वही शब्दों को अगर दिखाया जाए, अब उसमें भी अगर हम ये कहें कि अगर इसमें ये मात्रा लगानी हो, ये अलंकार होना चाहिए, तो जो सादगी होती है ना, जो वास्तविकता होती है भावों की, वो समाप्त हो जाती है। इसीलिए क्या है, कविताओं को क्या है, छंद से मुक्ति चाहिए, यानी कि अलंकार, छंद, शब्द आडंबर, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और हर कवि अपनी रचना लिखने के स्वतंत्र है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनकी जो जूही की कली जो रचना थी, जो कविता थी, पहली कविता मानी जाती है निराला जी की, तो इन्होंने जब प्रकाशन के लिए भेजी तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सीधे नकार दिया कि आपकी कविता ऐसी है और मतलब इसमें कुछ ज़्यादा ही श्रृंगार को दिखा दिया गया है। तो ये बात क्या है, इन्हें लग गई थी, तभी इन्होंने ये सारी चीज़ें कही। फिर देखिए इन्हें ख्याति भी थी, जूही की कली के कारण ही प्राप्त हुई, भले ही वो श्रृंगारिक कविता थी, ठीक है, लेकिन ख्याति एक तरह से कह ले किसकी द्वारा प्राप्त हुई, उन्हें जूही की कली। जब इन्होंने दूसरी पत्रिका में उसे प्रकाशित करवाया तो निराला जी को बहुत ही इससे प्रसिद्धि प्राप्त हुई, ठीक है। फिर तो ये कारवां इनका चलता ही गया। तो जैसे यहाँ पे क्या है कि निराला ने किसे जाति छंद कहा है, तो किसे कहा है, कवित्व को, याद रखेंगे, ठीक है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा का उपजीव्य ग्रंथ है। देखिए जो राम की शक्ति पूजा है वो अपने आप में उत्कृष्ट रचना है। आप अगर राम की शक्ति पूजा निराला जी की पढ़ते हो, जो शब्द चयन उन्होंने लिखा है, ठीक है, जो विशेषीकरण, जो विशिष्टीकरण उन्होंने भाषा का रखा है, वो अपने आप में ही परिपूर्ण है। अगर हम बात करें कि राम की शक्ति पूजा किस संस्करण में है या फिर कह लें किस काव्य संकलन में देखने को मिलती है, तो ये किस में है, अनामिका के दूसरे संस्करण में। देखिए अनामिका के 2 संस्करण पारित हुए थे, पहला हुआ था 1923 में, दूसरा हुआ था 1938 में, ये द्वितीय संस्करण में है, ठीक है। कि अगर पूछ लिया जाए कि जो राम की शक्ति पूजा है वो किस काव्य संकलन में है, तो किस में है, द्वितीय संस्करण में, किसके, अनामिका की, ठीक है। तो ये 1938 में निकला। अगर हम रचना की बात करें तो देखिए राम की शक्ति जो पूजा है, इसकी जो सन है कितनी है, 1935, ठीक है। पहले ये स्वतंत्र रूप में निकली, बाद में क्या है, इसे अनामिका के दूसरे संस्करण में से जोड़ दिया गया है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अब देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि राम की शक्ति पूजा का उपजीव्य ग्रंथ है। देखिए जैसा मैंने आपको बोला, जब हम किसी चीज़ की रचना करते हैं तो हम जो उस चीज़ पे किताबें लिखी जा चुकी हैं, ठीक है, तो उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो किसी की विचारधारा से प्रभावित होकर क्या है, हम फिर अपनी रचना को लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारे भाव अलग होंगे, हमारे शब्द अलग होंगे, पर एक तरह से कहें ना, आधारशिला क्या होती है, आप किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग करोगे तो कोई ना कोई तो आपको बताता ही है ना। जैसे मम्मी पापा आपको गाइड करते हैं कि ऐसे चलना है, वैसे चलना है, ठीक है। जब आप पढ़ाई में आते हो तो टीचर आपको बताते हैं। जैसे ही आप रिसर्च करोगे तो जो आपके सुपरवाइज़र होंगे वो आपको बताएंगे कि ये किताब पढ़िए, यहाँ से इस तरीके से ये फॉर्मेट रहेगा। तो कोई ना कोई तो आपको बताता है ना, कार्य तो आपको ही करना है, पर एक जो कहते हैं ना आधार मिल जाए, तो वो कहाँ से मिला है, तो वो मिला था इन्हें कृतवास रामायण से। यानी कि ये एक राइटर थे कृतिवास, तो उनकी जो रचना थी रामायण, वहाँ से ये बहुत प्रभावित हुए। अब देखिए राम की जो शक्ति पूजा है, इसमें क्या है, राम को इन्होंने कोई भगवान नहीं माना है, राम को इन्होंने क्या है, सामान्य नागरिक की तरह देखा है, सामान्य नागरिक, ठीक है, सामान्य नागरिक की तरह देखा है। और दूसरी बात, जब आप राम शक्ति की पूजा जब पढ़ते हो तो उसमें क्या है, रावण और राम के युद्ध का वर्णन है। तो राम को क्या है, एक मनुष्य के रूप में इन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से संघर्ष करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने उस चीज़ में दिखाई हैं राम की शक्ति पूजा में। तो ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने भी बोला था, यदि निराला कोई और रचना नहीं लिखते तो उनकी राम की शक्ति पूजा अपने आप में इतनी उत्कृष्ट है कि उनकी सिर्फ एक रचना ही क्या है, उन्हें प्रसिद्धि दिला सकती थी,
है ना। तो आप समझ लीजिए कि इन्होंने कितना इसमें एक तरह से कहें जो शब्द चयन है, ठीक है, जो वैज्ञानिकता होनी चाहिए शब्दों की वो इन्होंने रखी, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, राम की शक्ति पूजा को बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई। दूसरी बात देखिए, अगर ये पूछा जाए कि जो राम की शक्ति पूजा है वो क्या है, लंबी कविता है या खंड काव्य है, क्या है, तो देखिए राम की शक्ति पूजा कैसी है, लंबी कविता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक, यहाँ पर आपको 3-4 चीज़ें समझ में आई कि राम की शक्ति पूजा का जो उपजीवी ग्रंथ है वो कृतिवास रामायण है। इससे प्रभावित होकर क्या है, इन्होंने अपनी जो रचना थी उसको लिखा। दूसरा, इसकी जो सन है, राम की शक्ति पूजा पहले स्वतंत्र रूप में दिखाई दी सन 1935 में, बाद में इसे अनामिका का जब द्वितीय संस्करण निकला 1938 में, उसमें क्या इसे समाहित कर दिया गया। तीसरी बात कि राम की शक्ति पूजा कैसी रचना है, तो ये लंबी कविता है, ठीक है। और इसमें देखिए इन्होंने राम को किस रूप में देखा, तो इन्होंने राम को सामान्य नागरिक के रूप में देखा, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि अकुंठ एवं वयस्क श्रृंगार दृष्टि व तृप्ति के कवि माने जाते हैं। देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पर अकुंठ से क्या तात्पर्य है, जब किसी की इच्छाएं मर जाती हैं या किसी कारण किसी की इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं, तो देखिए एक कुंठा का जन्म होता है, ठीक है। तो वो जो कुंठा होती है वो चिड़चिड़ापन का रूप ले लेती है। जब कोई हमारी इच्छा है और हम चाहते वो पूरी हो जाए, लेकिन जब पूरी नहीं होती किसी कारण से, पारिवारिक कारण से, सामाजिक कारणों से या फिर कह लें व्यक्तिगत कारणों से, तो इंसान क्या अंदर अंदर कचोटने लगता है, ठीक है। तो वो चीज़ से गुस्से का या चिड़चिड़ेपन का रूप लेने लगती है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि अकुंठ और वयस्क श्रृंगार दृष्टि व तृप्ति के कवि माने जाते हैं। यानी कि कौन सा कवि है जो अकुंठ वयस्क श्रृंगार दृष्टि के तृप्ति कवि माना जाता है, पंत, निराला, प्रसाद, केदारनाथ मिश्र। तो कौन है, निराला। देखिए निराला को आप देखिए, इन्होंने श्रृंगारिक रचनाएं भी लिखी, ठीक है। जूही की कली जो इन्होंने लिखी श्रृंगार पर आधारित है, कितनी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। दूसरी इन्होंने देखिए अपनी बेटी के ऊपर सरोज स्मृति लिखी, जो देखिए हिंदी साहित्य का पहला शोक गीत माना गया। तो वो एकदम भाव विहिल करने वाली रचना थी, है ना, कि एकदम आंसू आ जाए जिसे पढ़कर। अपनी बेटी के प्रेम में इन्होंने वो स्नेह में रचना लिखी, ठीक। अब आप देखिए इन्होंने राम की शक्ति पूजा जब लिखी, ठीक है, तो इन्होंने जो शब्द चयन रखा, ठीक है, और जो एक तरह से कहते हैं ना वातावरण को तैयार किया इन्होंने कि ये युद्ध घट रहा है, ऐसी हवाएं चल रही हैं, पर्वत ऐसे खड़ा है, ठीक है, और शक्ति का आदान प्रदान हो रहा है, दोनों तरफ के जो खेमे हैं रावण का और राम का, तो किस तरीके से क्या मनोस्थिति है श्री राम की, ठीक है, और किस तरीके से वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। और फिर जो उनके एक तरह से कह लें मित्र थे सुग्रीव, या कह लें उनके जो जामवंत, जो उनके वरिष्ठ सदस्य थे उनके संग के, तो वो कैसे उन्हें मोटिवेट करते हैं, है ना। तो मैंने क्या बोला कि इन्होंने राम को अपनी रचना में कोई भगवान नहीं माना है, इन्होंने एक जो सामान्य नागरिक है उसके जो मनोभावों को, तभी तो देखिए इतनी प्रसिद्धि प्राप्त हुई कि एक सामान्य भाव उसमें डाले। जब देखिए सीधी सीधी बात है, अतिशयोक्ति अगर हम करेंगे ना, तो जो सादगी होती है, चाहे वो करेक्टर की हो, ठीक है, आप जो हो अगर वही दिखाओगे तो आप देखिए हर जगह अपनी पहचान बनाओगे। अब आप जो हो नहीं, अब आप वो चीज़ दिखाओ, ठीक है, अब चाहे वो कविता हो चाहे वो इंसान हो, हर जगह आपको ये कहा जाएगा कि भाई इतना भी क्या बोलना, ठीक है। तो वही चीज़ है, इन्होंने देखिए मार्क्सवाद से प्रभावित थे ये, ठीक है, जो शोषण हो रहा था निम्न वर्ग पर कह लें, ठीक है, कमज़ोर वर्ग पर हो रहा था, उसका भी इन्होंने विरोध किया। तो देखिए इनका जो व्यक्तित्व है कई तरीके से देखने को मिलता है, मार्क्सवादी भी हैं ये, श्रृंगारिक रचनाएं भी इन्होंने लिखी, ठीक है, एक तरह से कह लें जो परिनिष्ठित, एक तरह से जो राम की शक्ति पूजा जब उन्होंने रचना लिखी तो लोगों के मन में ये था ना कि ये सिर्फ मार्क्सवाद पर ही लिख सकते हैं या फिर श्रृंगार पर लिख सकते हैं, लेकिन जब उन्होंने राम की शक्ति पूजा जो रचना लिखी तो जो लोगों के इनके प्रति मायने थे वो बदल गए, है ना, कि एक ये व्यक्ति क्या है, शब्द चयन भी अच्छे से कर सकता है, मानकीकरण भी अच्छे से दिखा सकता है, अलंकार योजना भी अच्छे से रख सकता है, और क्या है, संस्कृत का भी प्रयोग कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये सारे गुण किस कवि में देखने को मिलते हैं हमें, निराला में।
अकुंठा भी देखने को मिलती है, श्रृंगार भी देखने को मिलता है, और एक कह लेना वयस्क जीवन में क्या क्या घटनाएं घटती हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इन्होंने अपनी रचनाओं में दिखाई हैं। क्यों दिखाई हैं? क्योंकि ये सारी चीज़ें इन्होंने जी हैं, है ना। जैसे मैंने आपको बताया, निराला का जो जीवन था वो संघर्ष में रहा। बचपन में इनकी माताजी का देहांत हो गया, फिर इनका जब विवाह हुआ उसके बाद इनकी पत्नी का देहांत हुआ, फिर उन्होंने दूसरा विवाह किया नहीं अपनी बेटी के चक्कर में, ठीक है। तो जब इन्हें अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा मोह था, बहुत ज़्यादा प्रेम था, कुछ समय बाद इनकी बेटी का देहांत हो गया, जब उनकी शादी हो गई थी तब। तो ये सारी चीज़ें क्या है इनके जीवन में घटित हुई। तो और समाज में जो चीज़ घट रही थी सबसे ओतप्रोत होकर क्या है इन्होंने व्यक्तिगत भावनाओं पर भी लिखा, सामाजिक भावनाओं पर भी लिखा, और जो किस तरीके से जो सांस्कृतिक आडंबर होते हैं, ठीक है, और कैसे मनुष्य का ही शोषण करते हैं, सारी चीज़ें क्या है इन्होंने अपनी रचनाओं में लिखी। इसीलिए इन्हें अकुंठ, वैश्य, श्रृंगार, दृष्टि और तृप्ति का कवि माना जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए, सुमित्रानंदन पंत की पहली कविता कौन सी है? महत्वपूर्ण रचना है। सुमित्रानंदन पंत की पहली कविता कौन सी है? ऑप्शन में देख लीजिए, जूही की कली। जूही की कली किसकी है? निराला की। ये इनकी पहली कविता है, ठीक है। गिरजे का घंटा, ये है सुमित्रानंदन पंत की। ध्यान रखेंगे, गिरजे का घंटा। अगर हम सन की बात करें तो सन 1916 में देखने को मिली। उच्चवास किसकी रचना है? देखिए ये भी पंत की रचना है। ये इनकी छायावाद की पहली रचना है, छायावाद की पहली रचना है, याद रखेंगे, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको बताया था प्रथम प्रभात, तो ये प्रथम प्रभात किसकी थी? प्रसाद की। जो प्रथम प्रभात है वो किसकी रचना है? प्रसाद की रचना है, ठीक है। और ये कैसी रचना है प्रसाद की? छायावादी। छायावादी पहली रचना है। अगर प्रसाद की पहली कविता मैंने पिछली क्लास में कराई थी तो वो कौन सी थी? सावन पंचक, ठीक है। अगर छायावादी पूछी जाए तो प्रथम प्रभात, ठीक। यहाँ पर ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख लें कि पंत की पहली प्रगतिवादी रचना है। देखिए आप पंत की भी रचनाओं को जब देखोगे, इन्होंने स्टार्टिंग तो की थी छायावाद से। किससे की? छायावाद से। देखिए जीवन में परिवर्तन का होना आवश्यक है, फिर धीमे धीमे इनका जो मत था, जो विचारधाराएं थी वो परिवर्तित हो गई। फिर उन्होंने स्टार्टिंग कर दी प्रगतिवाद की, ठीक है। कुछ समय बाद क्या था, इनका जो ध्यान था वो दर्शन की ओर चला गया। किससे प्रभावित हुए? अरविंद दर्शन से, अरविंद दर्शन से, ठीक है। या फिर कह लें अंतश्चेतनावादी, या फिर कह लें अंतश्चेतना बाद से प्रभावित हुए। फिर इसके बाद इनकी फिर से विचारधारा बदल गई। फिर उन्होंने देखिए नव मानवतावादी, ठीक है। तो इनका आप देखोगे 4 चरणों में हमें रचनाएं देखने को मिलती है। छायावाद से इन्होंने स्टार्टिंग की, धीमे धीमे इन्होंने देखिए प्रगतिवाद पर भी लिखा। उसके बाद इनकी जो विचारधारा थी प्रभावित हुई, किसके कारण? अरविंद के कारण। तो इनका जो भी रचना है फिर अरविंद दर्शन पे देखने को मिली। फिर इसके बाद इनकी फिर विचारधारा एक तरह से चेंज हुई। तो फिर क्या है? नव मानवतावादी। फिर उन्होंने देखिए मानवतावाद पर लिखना स्टार्ट किया। और ये होना चाहिए, ठीक है, ये होना भी चाहिए साहित्यकार में। एक ही नहीं कि आप श्रृंगार पर ही लिखे जा रहे हो, श्रृंगार पर ही लिखे जा रहे हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, समाज पर भी होती है, व्यक्तिगत भावनाएं भी होती हैं, प्रेम भी होता है, ठीक है, संघर्ष भी होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो क्या आप पंत के जीवन में भी देख सकते हैं। तो प्रश्न क्या है कि पंत की पहली प्रगतिवादी रचना मानी जाती है, कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन देख लेते हैं। पल्लव, युगांत, गुंजन, ग्राम्य। देखिए पल्लव कैसी रचना है इनकी? छायावाद। ये इनकी छायावाद की रचना है। अगर सन्नी देख लें तो सन 1928 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई, ठीक है। अगर हम बात करें गुंजन की तो देखिए गुंजन क्या है? ये इनकी छायावाद की अंतिम कृति है, याद रखेंगे, छायावाद की अंतिम कृति। जैसे मैंने आपको समझा दिया, इन्होंने छायावाद से स्टार्टिंग की, फिर प्रगतिवाद, अरविंद दर्शन, फिर नव मानवतावाद तक क्या है इन्होंने रचनाएं लिखी। ये इनकी अंतिम कृति है। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो ये कब लिखी गई? सन 1932 में क्या है ये प्रकाशित हुई, ठीक है। अब प्रश्न हमारा ये है कि पहली प्रगतिवाद कौन सी रचना है, ठीक है। तो कौन सी रचना? युगांत। कौन सी रचना? प्रगतिवाद, युगांत। अगर हम इसकी सन की बात करें तो सन कितनी है? 1936 ईस्वी में क्या है ये प्रकाशित हुई,
ठीक है। और जो ग्राम्या है इनकी, ठीक है, ग्राम्या इनकी देखिए प्रगतिवाद की अंतिम रचना है, अंतिम रचना, अंतिम, ठीक है। अगर हम सन की बात करें तो ये सन कितने में लिखी गई, 1940 ईस्वी में क्या है, ये प्रकाशन हुई, या फिर कह लें प्रकाशित हुई। याद रखेंगे आप ये सारी चीजें, ठीक है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सुमित्रानंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। महत्वपूर्ण, देखिए हिंदी साहित्य का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है, सुमित्रानंदन पंत को। ये चीज आप याद रखेंगे। अब इन्होंने पूछी है कि किस रचना पर प्राप्त हुआ, लोकायतन। देखिए लोकायतन जो है ये किस दर्शन या फिर किस विचारधारा पे लिखी गई है, तो यहाँ पर आपको बतानी है। तो ये किस पे लिखी गई है, आपके नव मानवतावादी, नव मानवतावादी। देखिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोकायतन कैसी रचना है, छायावाद, प्रगतिवाद, नव मानवतावाद या अरविंद दर्शन से प्रभावित। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इन्हें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो चिदम्बरा पर प्राप्त हुआ था। और कब प्राप्त हुआ था, सबसे पहले देखिए अगर हम सन की बात करें, चिदम्बरा वो किस सन पर प्राप्त हुआ, तो सन 1968 में क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला, इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ठीक है। पल्लव छायावाद की रचना है, याद रखेंगे, छायावाद की रचना है इनकी। और युगपथ क्या है, ये इनकी देखिए युगपथ क्या है, अरविंद दर्शन से प्रभावित है, अरविंद दर्शन से, ठीक है। अगर हम युगपथ की बात करें तो इसकी जो सन है कितनी है, सन 1949 में क्या है प्रकाशित हुई। और पल्लव जैसे मैंने आगे आपको बताया था सन 1928 में क्या है ये प्रकाशित हुई थी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख लें कि स्वर्णधुली किस दर्शन या बात से प्रभावित है। जैसा कि मैंने आपको शुरू से ही बताया है कि जो पंथ थे चार, उसमें आप देख सकते हैं भाग में, पहले उन्होंने छायावाद से स्टार्टिंग की, फिर उसके बाद प्रगतिवाद पर रचनाएं लिखी, इसके बाद क्या है अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए, जिसे अंत चेतनावाद भी इन्होंने कहा जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है नव मानवतावाद पर क्या है केवल मानवतावादी रचनाएं इन्होंने लिखी, ठीक। तो स्वर्णधुली जो कृति है वो किस दर्शन या बात से प्रभावित है। तो देखिए अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर जो रचनाएं लिखी उसमें सबसे पहले ये स्वर्णधुली, उसके बाद कह सकते हैं स्वर्ण किरण, युगपथ, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, है ना, स्वर्णधुली, स्वर्ण किरण, युगपथ, ये अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं, ठीक है, तो याद रखेंगे आप। और अगर बात की बात करें तो मैंने आपको जैसा कि बता दिया है, फिर भी लिख देते हैं दोबारा से कि अंतश्चेतनावाद से क्या है ये प्रभावित है, ठीक। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख लीजिए कि किस कवि को संवेदनशील, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, ना लगा लेंगे, संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है, ठीक है। तो कौन है, निराला, पंत, प्रसाद, केदारनाथ मिश्र। तो संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि किसे कहा जाता है, सुमित्रानंदन पंत को, ठीक है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए कि छायावाद का मैनिफेस्टो या फिर कह लें घोषणा पत्र किसे कहा गया है। जैसे मैंने आपको बताया छायावाद का प्रयोगशाला किसे कहा गया, प्रथम प्रयोगशाला झरना को कहा गया, ठीक उसी प्रकार छायावाद का जो मैनिफेस्टो एक तरह से करें घोषणा पत्र किसे माना जाता है, पल्लव, कुंजन, बीड़ा या ग्रंथि को। तो किसे माना जाता है, पल्लव को, याद रखेंगे। और ये किसकी कृतियाँ हैं, ये सब पंथ की ही कृतियाँ हैं, ठीक है, ध्यान रखनी है आपको ये चीज़ें। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लें कि हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई, आरसी प्रसाद सिंह। किसे कहा जाता है, महादेवी वर्मा। देखिए मैंने आपको बताया था कि महादेवी वर्मा को सरस्वती माना जाता है और इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, आधुनिक युग की मीरा, क्योंकि देखिए इनकी रचनाओं में क्या है जो रहस्य देखने को मिलता है, रहस्य के साथ क्या है इन्होंने अज्ञात प्रीतम के लिए ही प्रेम को प्रदर्शित किया है, ठीक है। तो अगर हम छायावाद में रहस्य देखेंगे तो महादेवी वर्मा की रचनाओं में ही क्या है आपको रहस्य देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें ये जो प्रेम अपना दिखाती हैं, ठीक है। तो ये नाम नहीं बताती किसके प्रति है, या तो ये अध्यात्म में से जोड़ देती हैं, ठीक है, फिर या अज्ञात प्रियतम, ठीक है। तो ये एक रहस्य बना हुआ है और जो इन्होंने अपने प्रतीकों के माध्यम से जो प्रेम वर्णित किया है, ठीक है, जो विरह को वर्णित किया है
वो आप इनकी रचनाओं में देख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा गया है। आधुनिक की मीरा क्यों कहा गया है? मीरा क्या रचनाएं पढ़ी है, वो किसके प्रेम में पागल थी? श्री कृष्ण के प्रेम में पागल थी, है ना। वो पति के रूप में उनकी एक तरह से श्रद्धा रखती थी। लेकिन वही महादेवी वर्मा को देखेंगे तो इनका जो प्रेम है वो अज्ञात प्रियतम के लिए है। इनके प्रियतम हमें पता नहीं है कौन है। ठीक है, जैसे मीरा के पता थे श्री कृष्ण के प्रति आसक्त थी वो, लेकिन महादेवी वर्मा अज्ञात रखा है। ठीक है, ये अध्यात्म से जोड़ देती हैं, कभी अज्ञात कर देती हैं, है ना। तो अध्यात्म अज्ञात, तो इसीलिए क्या है, इन्हें आधुनिक युग की मीरा और हिंदी की विशाल मंदिर की वीणा पहाड़ी कहा गया है। ठीक है, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। निहार रश्मि यामा नीरजा। तो देखिए ये ना यामा पर सन 1978 में क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए कि हरिओद ने महादेवी वर्मा के किस काव्य संकलन की भूमिका लिखी? निहार की लिखी, या फिर कह लें रश्मि की लिखी, नीरजा की लिखी, या प्रथम आयाम की लिखी? तो यहाँ पर जो हरिओद हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इन्होंने महादेवी वर्मा के निहार जो काव्य संकलन है उसकी क्या है, भूमिका लिखी थी। किसकी लिखी थी? निहार की। तो कब लिखी थी इन्होंने? सन 1930 में। सन 1930 में क्या है, इन्होंने भूमिका लिखी। ठीक है, याद रखेंगे। अगर हम बात करें प्रथम आयाम की, तो इसमें क्या है, महादेवी वर्मा की ब्रजभाषा और आरंभिक, या फिर कह लें इन्होंने शुरुआत में जो खड़ी बोली में जो कविताएं लिखी थी, खड़ी बोली की कविताओं का संकलन देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर हम सन की बात करें तो ये सन कितनी है इसमें, 1984 ईस्वी में। ठीक है, इसमें महादेवी वर्मा की ब्रजभाषा और आरंभिक खड़ी बोली में जो कविताएं उन्होंने लिखी थी उसका संकलन किया गया है। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि निशीथ किसकी रचना है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निशीथ किसकी रचना है? ऑप्शन दिए हुए हैं, राम कुमार वर्मा, केदारनाथ मिश्र, भगवती चरण वर्मा, आर.सी. प्रताप सिंह। तो किसकी रचना है ये? राम कुमार वर्मा की। अगर हम राम कुमार वर्मा की और रचनाओं के विषय में देखें तो इन्होंने देखिए रूप राशि, चित्ररेखा, ठीक है, आकाश गंगा, ठीक है, आदि रचनाएं लिखी हैं। ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, देखिए जो ये रचनाएं हैं वो अभी काव्य से संबंधित चल रही हैं, हिंदी गद्य नहीं चल रहा आपका, हिंदी पद्य से संबंधित रचनाएं यहाँ पर चल रही हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए हमने छायावाद से जो महत्वपूर्ण कवि थे उसके संबंध में प्रश्न किए, और जो उनके संबंध में जो कथन है या कह लें जो विशिष्टीकरण है उस संबंध में जाना। यदि आपको यहाँ पर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपको अपनी अगली क्लास में अपने 15 क्वेश्चंस के साथ। तब तक बने रहें अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।